नाज़रीन आदाब, आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं जनाब शब्बीर अली साहब, जो आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नायब सदर हैं और MLC भी हैं। हम बात करेंगे मसले तेलंगाना के बारे में और आंध्र प्रदेश में जो पंचायत राज के इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें किस तरह मुसलमानों को रिजर्वेशन के फ़वायद हासिल हो रहा है, इस सिलसिले में भी बात करेंगे। शब्बीर साहब, हमारे इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले बात करते हैं तेलंगाना के बारे में, जो ये समझा जा रहा है कि इसका हल अभी जो है अनकरीब है। तो सबसे पहले आपसे ये सवाल करूँगा कि क्या वाकई तेलंगाना का हल जो है बहुत जल्दी हो जाएगा? हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस महीने की आखिरी तक, लगभग 28 तारीख के करीब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होगी और वर्किंग कमेटी मीटिंग ये फाइनल होंगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस हाईकमान पे कि वो तेलंगाना का जो 60 साल से मुतालबा है कि जो जिस तरीके से आंध्रा में मर्जर हुआ था उसी तरह डी मर्जर 10 अजला इंक्लूडिंग हैदराबाद के साथ डी मर्जर का जो मुतालबा है यहाँ के लोगों का, मैं समझता हूँ कि वो वक्त आ चुका है और वो ये महीने के आखिरी तक कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो हाईएस्ट कांग्रेस कमेटी की पॉलिसी मेकिंग बॉडी है वो फैसला सुनाएगी। ये कहा जा रहा है कि तेलंगाना के साथ रायलसीमा को जो है अलग स्टेट की शक्ल में बनाया जाएगा, ये भी सुनने में आ रहा है। ये प्रपोजल के बारे में आप क्या? ये प्रपोजल भी चर्चा में है, लेकिन ये प्रपोजल कहाँ तक हाईकमांड एक्सेप्ट करता नहीं मालूम है। मेरा तो ये मानना है कि भाई भूख लगी जब उसको दाल खाना दो तो खुश होता है, मगर भूख मरने के बाद बिरयानी देते भी नहीं होता। तो यहाँ के लोगों का मुतालबा तेलंगाना डीमर्जर करने का मुतालबा है, लेकिन अगर आला कमान समझती है कि 2 अजला मिलाने से पूरा स्टेट एग्जैक्ट 24 अजला में 12 ज़िला होंगे और 294 सीट में 147 होंगी, MPs में 42 है तो 21 होंगे, तो पार्लियामेंट असेंबली अजला सब इक्वल हो रहे, तो शायद अगर उस बेस में भी करना चाहे तो कर सकती है जी। और एक जो है प्रपोजल ये भी है कि हैदराबाद को जो है यूनियन टेरिटरी बनाया जाएगा या दूसरा सदर मुकाम बनाया जाएगा, इस किस्म के भी मुतालबे हैं। तो आप क्या समझते हैं इन मुतालबों पर किस तरह जो है? ये अफवाहें हैं, इसमें सच्चाई नहीं है। यूनियन टेरिटरी जहाँ जहाँ ख़त्म होते जा रही है, फिर यूनियन टेरिटरी कहाँ से आती है? दिल्ली यूनियन टेरिटरी ख़त्म हो गई, गोवा यूनियन टेरिटरी ख़त्म हो गई, इस तरीके से ये पांडिचेरी यूनियन टेरिटरी ख़त्म हो गई। तो ये इन रियासतों में जहाँ पहले से यूनियन टेरिटरी थी उसको ख़त्म करते हैं, वहाँ फिर डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर असेंबली बनाई गई है। पांडिचेरी असेंबली बन गई, दिल्ली असेंबली बन गई, गोवा। तो अब यहाँ हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी नहीं बनाएंगे, लेकिन आंध्रा जब अलग हो जाएगा तो उनका कैपिटल बनने के लिए कुछ समय लगेगा। उसके लिए 5 साल, 6 साल, 7 साल हो सकता है हाईकमांड देंगे, क्योंकि उनका सेक्रेटरीट बनना है, अदालत आलिया बनना है। तो ये तमाम चीज़ें बनने के लिए वक्त दरकार है, जब तक दोनों का सदर मुकाम मुश्तरका सदर मुकाम रहेगा। लेकिन दोनों चीफ मिनिस्टर्स रहेंगे, दोनों सेक्रेटरीट चलेंगे टिल भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बने तक। जी, तेलंगाना के इलाके में जो आंध्रा के अवाम है उनकी सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहें? जो लोग तेलंगाना में पैदा हुए वो तेलंगाना के बच्चे हैं, और ये पहले तो हम हिंदुस्तानी हैं, बाद में हम आंध्रा और तेलंगाना के हैं। तो जब यहाँ इसमें मुल्क के अंदर, इस रियासत के अंदर निज़ाम साहब के दौर से अगर हम देखेंगे तो अरब भी यहाँ पर आए, ईरानी भी यहाँ पर आए, अफगानी भी आए, महाराजा किशन प्रसाद साहब लखनऊ से आए, दूध के लिए यादव भाई आए। तो इस तरीके से जो भी आए यहाँ का वतनी होके रह गया है, यहाँ का हैदराबादी होके रह गए हैं। तो उनको जो आंध्रा के लोग यहाँ आकर इन्वेस्ट करें हैं, यहाँ के कारोबार करें, वो कैसे आंध्रावादी हो सकते हैं? वो तेलंगाना में ही शुमार हो सकते हैं, तेलंगाना में ही कहलाएंगे। और उनकी जो जायदाद है पूरा प्रोटेक्ट करेंगे। ये कोई रीजनल पार्टी से तेलंगाना नहीं आ रहा, ये नेशनल पार्टी जो उस मुल्क को आज़ादी दिलाई, कांग्रेस पार्टी के जरिए तेलंगाना आ रहा है। तो उन लोगों को बिल्कुल फिक्रमंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सारे हिंदुस्तान की पार्टी है। और हमने महाराष्ट्र में जब किसी नॉन मराठी का हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया है, तो वो पार्टी फिर यहाँ कैसे किसी के का यहाँ उनका विरोध करेगी? नहीं करती। बहरहाल मैं आपके जरिए
उनको भी ये तयखुन देना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक वॉचमैन के तरह उनके जायदाद की, उनके माल की हिफाजत करेगी। अक़लियतियों के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि बाज़ जो है तबकों का ये ख्याल है कि यहाँ पर फ़िरक़ा परस्ती में इजाफा होगा। अगर अलहदा तेलंगाना रियासत बनती है तो फ़िरक़ा परस्ती में शायद इजाफा होगा, इससे मुसलमानों को नुकसान हो सकता है। नहीं, ये पहले से कुछ लोगों का है, क्योंकि तेलंगाना के अंदर कुछ जगह 18-20 मुकामात ऐसे हैं जो कम्युनल टेंशन के होते हैं, जैसा कि भोदन है, निज़ामबाद है, भैंसा है, आपके नलगुंडा है, तो कुछ एरिए ऐसे हैं, 15-16 एरिए हैं जहां पर थोड़ा कम्युनल टेंशन होता है। ये आसानी पहले से है, लेकिन इन दिनों में आप देख रहे हैं कि बिल्कुल पीसफुल है। अब लोग हिंदू मुस्लिम के बजाय ये सोच रहे हैं कि रोजगार की बात करो, हमारे एम्प्लॉयमेंट की बात करो, हमारे तालीम की बात करो। ये सवाल अब लोगों के पास है कि हमको कंपटीशन हो रहा है, कि तालीमी कंपटीशन हो रहा है, बिजनेस कंपटीशन हो रहा है, उसके तरफ जा रहे हैं लोग। लेकिन अब ये मामला गैर ज़रूरी नहीं समझता हूँ कि इसके ऊपर हम बहस करें। जी, जहाँ तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट का सवाल है या जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, तो उनके जो भी उनके प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं या उनके जो इंटरेस्ट हैं, तो उसके बारे में क्या क्या कहें? एक तरफ हर रियासत का चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि अमेरिकन एनआरआईज के साथ, चाहे वो यूरोप के एनआरआई हो, चाहे वो अमेरिका के एनआरआई हो, चाहे वो गल्फ कंट्रीज़ के एनआरआईज हो, कि आप आइए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, सिंगल विंडो सिस्टम में हम तमाम परमिट्स देंगे, आपको सहूलतें देंगे। तो जब हम फॉरेनर्स को, बाहर ममालिक को एफडीआई के थ्रू 100% इन्वेस्टमेंट करने के लिए जब मदऊ कर रहे हैं, तो जब ये तेलुगु बोलने वाले हमारे भाई कल तक हमारे साथ थे, उनका इन्वेस्टमेंट को क्या हम उनको भी वेलकम करना पड़ेगा हम जी। लिहाजा हर एक हिंदुस्तानी हो या फॉरेनर हो, इस रियासत में अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करने वाला हो, उसको तमाम मर्रा दिया जाएगा। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद अली शब्बीर साहब से। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नायब सदर जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब से, जो MLC भी हैं। शब्बीर साहब, ये जो तेलंगाना के मसले के हल की बात हो रही है, ये कहा जा रहा है कि ये कांग्रेस के मफाद को मद्देनज़र रखते हुए जो है ये टाइमिंग की जो बात हो रही है, तो कांग्रेस के मफाद के मद्देनज़र रखते हुए मसले के हल की कोशिश की जा रही है। हर सियासी जमात अपना मफाद देखती है, कोई नई बात नहीं है। आवाम का मफाद और उसकी जमात का मफाद दोनों चीज़ें देखते हैं। जब सियासी जमात होती है तो वो दोनों चीज़ों पे हर जमात खोल के, तो इसलिए कांग्रेस भी चाहती है कि 2014 से पहले जो कमिटमेंट था कांग्रेस का कि हम तेलंगाना देंगे, तो नेचुरली कमिटमेंट के साथ साथ 2014 के इलेक्शन के अंदर पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इसकी नई बात नहीं है भाई जी। अगर क्या आप ये नहीं समझते कि जैसा कि आपको तेलंगाना में फ़ायदा होगा तो आंध्रा में या रायलसीमा में उसका नुकसान होगा, अगर आप लोग सोल्यूशन न करते हैं मसले का? फ़ायदा और नुकसान से ज़्यादा कमिटमेंट एक बात है। कांग्रेस जमात एक दफ़ा ज़बान दिए हैं, और कांग्रेस का आला कमान जब ज़बान दी है तो ये बाद में काउंट किया जाता है कि भाई हाईकमान ज़बान देने के बाद क्यों मुकर गई। तो इसलिए इलेक्शन से जीत और हार तो चलती रहती, क्योंकि कांग्रेस 130 साल पुरानी जमात है, सबों इलेक्शन लड़ चुकी है। तो जीत और हार नहीं, उसूलों की बात है। तो उसूलों के लिहाज से हम अगर उसूल पे एक दफ़ा हम किसी को ज़बान दिए हैं, तब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उसको मुकम्मल करें। जी, ये भी कहा जा रहा है कि जो अलहदा तेलंगाना के लिए जो एक इलाकाई पार्टी है TRS, वो कांग्रेस के साथ मिल जाएगी, कांग्रेस में मर्ज हो जाएगी। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? इसके ऊपर आला कमान गौर करेगी, क्योंकि इसके लिए कमेटी है एंथोनी जी के सदारत में। वो अलायंस प्री पोल अलायंस या पोस्ट अलायंस के बारे में वो लोग बात करेंगे, वो हाईकमांड देखेंगे वो सब्जेक्ट। ठीक। शब्बीर साहब, एक और जो है मुताला ये भी किया जा रहा है कि इस मसले के हल के लिए फिर जो है रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाई जाए। नहीं, अब वो बात नहीं है कि फिर रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाई जाए, क्योंकि अब तक जो इतने रियासतें वजूद में आए, कोई सेकंड रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी के जरिए वजूद में नहीं आए। जितने नई रियासतें बने हैं, इसी तरीके से मरकज़ शाही वहाँ की असम्बली से ने करारदाद मंजूर करे और हो गए। जी,
ये जो कांग्रेस कमेटी है आपकी, जो जमात है, तो इसमें जो कई जो ऐसे कायदीन हैं, जो बड़े कायदीन आंध्रा के, वो काफ़ी नाराज़ दिखाई देते हैं, तो उनकी नाराज़गी को दूर करने के लिए पार्टी क्या कर रही है? जब दो भाई आपस में बंटवारा करते हैं तो दोनों के दोनों खुश नहीं होते। एक भाई थोड़ा सा नाराज़ होता है, कोई अभी बड़े भाई को नुकसान तो कभी छोटे भाई को नुकसान, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर मुश्तरका तौर पर जो भी सोशल फंक्शन होते हैं, अफराद ख़ानदान के फंक्शंस होते हैं, तो सब मिल के रह जाते हैं। इसी तरीके से बंटवारा होना ही है, होगा, लेकिन थोड़ा सा तकलीफदा है मामला, लेकिन होगा और कुछ दिनों के बाद सब सही हो जाएगा। जी शबीर साहब, तेलंगाना के मसले को लेकर ये कहा जा रहा है कि असेंबली में भी जो है करारदाद पेश की जाएगी, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? क्योंकि जो है वहाँ पर ऐसा नहीं लगता कि ये बिल वहाँ पर पास होगी। नहीं, ये बात है कि असेंबली में लगाने के बाद मेजॉरिटी ओपिनियन जो रहेगा, क्योंकि मेजॉरिटी आंध्रा और सीमा और आंध्रा के अंदर 175 एमएलए है, तेलंगाना के अंदर 119 एमएलए हैं, तो नेचुरली तेलंगाना के सारे एमएलए वाले भी तो मेजॉरिटी कम होंगे। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब दस्तूर मुद्दमिन कर रहे थे तो उस टाइम पर यह देखा गया कि जहाँ अक्सरियत है वो लोग हमेशा अपने वोट की मेजॉरिटी पे जीत जाएंगे। तो ये एक शर्त इसमें यह है कि जिस कन्वेंशन है कि या असेंबली में इसको रखा जाए, फेल पास का कोई अहमियत नहीं है, तो लेकिन असेंबली में रखा जाएगा। हो सकता ये क्योंकि तेलंगाना के अंदर 119 है और आंध्रा में 125 है, तो मेजॉरिटी से हार भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पार्लियामेंट में नहीं हारना चाहिए। असेंबली का हार और जीत से ये करारदाद को कोई फर्क नहीं गिरने वाला है। आप क्या समझते हैं पार्लियामेंट में इस मसले को लेकर क्या होगा वहाँ पर? नहीं, पार्लियामेंट के अंदर कई जमातें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिख कर दिए हैं, जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी है, जिस तरीके से शरद पवार जी हैं, हमारे यूपी के अलायंस हैं, मुलायम सिंह है और अजीत सिंह की पार्टी है, मायावती जी की पार्टी के, हम तेलंगाना को बारे में हम सब सीपीआई है, तो मैं नहीं समझता कि 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा मेजॉरिटी से भारी अक्सर से बिल पास होगा। जी, कुल मिलाकर शब्बीर साहब ने ये बताया कि ये जो मसला है तेलंगाना का मसला, ये कब तक हल हो जाएगा? मैं समझता हूँ 1 हफ्ते के अंदर हल हो जाएगा। शबीर साहब, आंध्र प्रदेश में पंचायत राज के इलेक्शन जारी हैं, उसका जो मरहला है वो शुरू हो चुका है, तो इसमें जो है एक सबसे पहली बार हिंदुस्तान में मुसलमानों को भी जो है बीसीस के लिए जो रिज़र्व सीट्स हैं उस पर कॉन्टेस्ट करने की अहलियत हासिल हुई है, तो आप क्या समझते हैं ये कितना अहम वाक़या है? ये एक तारीख़ी वाक़या है। जब मौरिख तारीख़ लिखेगा तो इसका भी जिक्र करेगा कि जो मुसलमानों को ग्रास रूट लेवल से, यानी गांव के लेवल से इनकी लीडरशिप को मजबूत करने के लिए, क्योंकि अब तक जो रिजर्वेशन था एम्प्लॉयमेंट में और एजुकेशन में था, ये रिजर्वेशन के बाद ये पहला इलेक्शन है पंचायत राज का इलेक्शन, उसके बाद म्यूनसिपल इलेक्शन होगा इंशाल्लाह। इन तमाम लोकल बॉडी इलेक्शन के अंदर हाई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है कि जारी रखो, इसलिए इसको ये रिजर्वेशन जारी रहेगा। तो ये रिजर्वेशन की वजह से आज हम 21,000 म्यूनसिपल ग्राम पंचायत में हम लगभग 70% म्यूनसिपालिटीज़ के अंदर, ग्राम पंचायत के अंदर हम लोग बीसी सर्टिफिकेट होने जिसके पास भी है वो उसके एलिजिबल कैंडिडेट हैं। तो मैं कल का एक वाक़या बताता हूँ कि 3 दिन पहले जब ये यूनानिमस का 17 तारीख को हुआ, तो वखाराबाद जैसा इतनी बड़ा टाउन है वखाराबाद, वहाँ पे अयूब अंसारी नाम के एक सरपंच साहब बीसी कैटेगरी में यूनानिमस सरपंच होकर आए, कल मुझे आके गुलपोशी करके गए। तो ये बताना चाह रहा हूँ कि आज बड़े बड़े गाँव में भी आज रिजर्वेशन की वजह से ये लोग भी बीसी में जीत कर आ रहे हैं। म्यूनसिपलिटी ग्रेटर हैदराबाद में हो चुका है 2009 में, जब 2010 में इलेक्शन हुआ था हैदराबाद के अंदर, 2010 के अंदर शायद 2009 में, तो उसके अंदर अहमदनगर डिवीज़न से अब जो मौजूदा मेयर एमआईएम के हैं माजी साहब, वो बीसीई कैटेगरी के साथ उन्होंने मुकाबला किया, जीते, आज मेयर बने। तो ये हैदराबाद वाले अकेले रिजर्वेशन का फायदा उठाए थे, लेकिन आज पूरी रियासत के अंदर 21,000 ग्राम पंचायत के अंदर इसका फायदा हो रहा है। जी, ये जो मसला है रिजर्वेशन का सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो इस मसले को लेकर आपकी पार्टी या आपकी हुकूमत जो है किस तरह उसको जो है लेके जा रही है? नहीं, हमने सुप्रीम कोर्ट का फैसला होने तक
आंध्र प्रदेश की असेंबली में इसको 10 साल के लिए जिस तरह से SC ST रिजर्वेशन एवरी 10 ईयर्स की एक दफ़ा एक्सटेंड देते हैं, हम भी 10 साल के लिए असेंबली में इसको बिल पेश करे हैं। और साथ ही साथ हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट पे नज़र रखे हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जब भी मुकर्रर होगा, हमारे पूरी तरीके से ताकत के साथ उस वहाँ पर हम वकालत दाखिल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट को के सामने दलाइल के ज़रिए ये साबित करेंगे कि मुसलमान इकोनॉमिकली, एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड है, समाजी तौर पर जिससे बैकवर्ड, वो हम पूरा तरीके से प्रूफ के साथ साबित करेंगे। जी नाजरीन, मोहम्मद अली शब्बीर साहब से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ, मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता, मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं, अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद अली शब्बीर साहब से, जो आंध्र प्रदेश पर कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं और MLC भी हैं। शब्बीर साहब, एक और अहम मसला जो आंध्र प्रदेश में है वो वक्फ की जायदादों का है। तो कांग्रेस हुकूमत पर काफ़ी इल्ज़ामात हैं कि जो है जिस तरह वक्फ की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ होना था वो उस तरह हो नहीं पा रहा है। ये इल्ज़ाम सरासर गलत है। हमने कई दफ़ा कहा कि भाई कोई कांग्रेस के ज़माने में कोई एक जायदाद का नाम बताओ जो आपको ये नुकसान पहुंचा है। अक्सर क्या होता है कि जायदाद मुतवल्ली के पास होती है, मुतवल्ली 11 महीने के लिए मुतवल्ली के पास इख्तियारात है, वो मुतवल्ली की जायदाद है। वक्फ के माने लोगों को ये मालूम नहीं कि जायदाद कहाँ से आ जाती है। मुतवल्ली के वालिदो, दादा, परदादा कोई ना कोई इस खानदान के लोग वक्फ करते हैं और अपने अफराद खानदान के लोग को उसका मुतवल्ली बनाते हैं। अब वो मुतवल्ली साहब अगर 11 महीने का उनको इख्तियार है कि वो किसी को भी लीज पे दे सकते हैं। वक्फ बोर्ड को इख्तियार है कि 3 साल के अंदर वो लीज लेने के बाद हो सकता है उसके अंदर वो टाइम पे ना खाली ना करे या फिर उनके शराइत कोटा में चल रहे हैं, ये और बात है। लेकिन कांग्रेस के दौर में इसाक मदनी दरगाह रहमतुल्लाह अलैह का 5000 एकड़ जमीन को सारी के सारी वक्फ करके मेरे दौर के अंदर हमने वो जमीन को वक्फ डिक्लेयर कराया। इसी दौर में मेरे ही दौर में 2008 में 35 एकड़ बाबा शरफुद्दीन दरगाह के पास हमने 35 एकड़ जमीन को जो एयरपोर्ट में गए बोल के उसके जुमला बेहतरीन लैंड 35 एकड़ जमीन हमने वक्फ बोर्ड को हैंडओवर। ये मिसालें हिंदुस्तान में नहीं मिलेंगे कि जो जायदादों को जो कोर्टों में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रेवेन्यू डिपार्टमेंट हमारी कह रहा था, हम विड्रॉ करके ये वक्फ बोल के डिक्लेयर कराए। ये मिसालें हैं। अब उसके बाद लगाया जाता है कि भाई कोई दरगाह शरीफ का मसला होता है, वो अदालतों में जो मसले हैं वो अदालतों में फैसला होगा, उसके ऊपर अगर हुकूमत नहीं करी तो कोई चार्ज लगे। लेकिन ये आम बात जनता के है कि जो भी सरकार आती है कि सरकार का रोल कम होता है। सरकार इलेक्टेड वक्फ बॉडी है, ये इलेक्टेड है, पूरे कांग्रेस के नुमाइंदे नहीं है उसके अंदर, इसके अंदर मुख्तलिफ जमातों के नुमाइंदे हैं, तो वो इलेक्टेड बॉडी है, उनको तमाम इख्तियारात है। मुतवल्ली तो होल एंड सोल उसके इख्तियारात है, तो आप मुतवल्ली के इख्तियारात में नहीं जा सकते, आप वक्फ बोर्ड के इख्तियारात में हुकूमत नहीं जा सकती। जो आंध्र प्रदेश में अक़लियतों का जो बजट है तो उसको लेकर जो है ये कहा जा रहा है कि उसका जो बजट मुकम्मल जो है अक़लियतों को उसका फ़ायदा होने के लिए सब प्लान वगैरह भी बनाया जाए। तो इस सिलसिले में आपकी पार्टी क्या करने वाली है? आप जानते हैं कि मैंने 2012 में ही नवंबर से ही मैंने तहरीक शुरू किया था कि सब प्लान के लिए। आप जानते हैं कि 2000 पहले 93-94 से मैंने मुसलमानों को रिजर्वेशन की जब बात करी तो तकरीबन 90% मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस चाहे वो मजहबी हो या सियासत मेरी मुखालिफत करें। आप तारीख उठा के देखो कि अकेला मैंने जब रिजर्वेशन की बात करी थी, जब विजय भास्कर रेड्डी चीफ मिनिस्टर थे, मैंने जब GO 30 भी निकाला
जिसमें मुसलमान, कापू, तेलगा और जरूरत। इसी तरीके से सब प्लान के लिए भी तो पहला मेरा लेटर है और कोऑर्डिनेशन कमेटी में गुलाम नबी आज़ाद के जरिए पास भी करे कि मुसलमानों के साथ BC के लिए मिलाकर जिस तरीके से SC ST को सब प्लान दिया गया, इनको भी देने के खुतूत पर। और कांग्रेस पार्टी ने 16 दिसंबर 2012 को लाल बहादुर स्टेडियम में अपने सेशन में ओपनली रेजोल्यूशन पास करी के गवर्नमेंट से मुतालबा करी कांग्रेस पार्टी के अब BCs को और मुसलमानों को, माइनॉरिटीज का भी सब प्लान होना चाहिए। और गवर्नमेंट ये काम शुरू कर चुकी है। इसके लिए एक चीफ सेक्रेटरी के लेवल में कमेटी का हुआ है, वो काम चल रहा है। उसका कमिश्नरेट बनाया गया था, लेकिन ना उसका कोई ऑफिस अभी तक बनाया गया है, ना कमिश्नर का जो है अपॉइंटमेंट किया गया है। इसके लिए 2-3 ऑफिसर्स के नाम गए हैं इलेक्शन ऑफिस के पास। मैं समझता हूं कि अगर इलेक्शन कमीशन इजाजत दे दिया तो 2-3 दिन में आ जाएंगे, या फिर 31 तारीख के बाद इलेक्शन का कोड खत्म होने के बाद दोनों जगह भी 2 ऑफिसर्स का हुकूमत ने फैसला कर चुकी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन को भेजाया गया, अगर उनकी इजाजत होगी तो आ जाएगा, नहीं तो ये अगस्त के पहले हफ्ते में इंशाल्लाह दोनों ऑफिसरों का तखर्रुर हो जाएगा। जी, हज हाउस की जो इमारत, नई इमारत की तामीर का जो मंसूबा बनाया गया है, उसमें भी काफ़ी तनाज़ात पैदा हो रहे हैं। देखिए, जो ज़मीन पे बनाया जा रहा है वो ज़मीन औक़ाफ़ की है। औक़ाफ़ को भी ये देखना पड़ता है इसका मंशे वक़्फ़ क्या है। तो मैंने उनको कहा था कि वक्फ बोर्ड वालों को कि तुम झगड़े करने के बजाय वक्फ बोर्ड को हज कमेटी को लीज पे दे दो, लीज से लेके तुम किराए ले लो, उससे मंशे वक्फ का भी टकराव नहीं होगा। और किराए पे तुम दे रहे हो उनको 33 ईयर्स का लीजिंग। लेकिन पार्लियामेंट 1995 एक्ट के तहत में वक्फ बोर्ड को 3 साल से भी ज्यादा देने का इख्तियार नहीं है, ना गवर्नमेंट को भी पावर नहीं है कि 3 साल से। पहले गवर्नमेंट को पावर था कि अप टू 33 ईयर तक देते। वो अमेंडमेंट आने वाला है पार्लियामेंट से कि वक्फ बोर्ड के रिकमेंडेशन पर गवर्नमेंट लीज 33 साल तक दे सकती है। लेकिन क्योंकि दोनों भी एक ही डिपार्टमेंट होने के नाते इंटरनली माहिदा करके ये दे देना चाहिए, इसको ज्यादा देर करना मुनासिब नहीं है। और क्योंकि 12 करोड़ रुपए चीफ मिनिस्टर साहब देके 4-3 साल से पैसा ट्रेजरी में रखा हुआ है, उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, तो मैं ये दोनों वक्फ बोर्ड और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के दोनों चेयरमैनों को भी कहा है कि भाई दो आपस में बैठो और उसको, हुकूमत तुम्हारे पीछे पड़ रही है और तुम लोग उनके पीछे पड़ने के बजाय। ये अफसोस की बात है कि हमारे 2 इदारे आपस में ईगो में लड़ रहे, नहीं लड़ना चाहिए, बल्कि हुकूमत से लड़ना, दोनों पैसे दो बोल के। लेकिन ये लोग मैं मेरी जायदाद है तो मेरी जायदाद थी, मेरा बड़ापन होना तो मेरा पान, उससे बजाय दोनों मिलकर आपस में माहिदा कर लेना और हुकूमत से जाकर मजीद रकम लेके आके तामीर शुरू करना है। बेजमीनों को जो ज़मीन की तकसीम की स्कीम है और बेघरों को जो घर वगैरह बनाने की स्कीम है, इसमें कहा जा रहा है कि मुसलमानों को ज़्यादा नहीं मिला। इस बारे में आप क्या कहें? तो 2 चीज़ हैं, नए ज़मीना नहीं दिया गया, जो खाबिजीन है ज़मीन पर उनको रेगुलराइज करे, चाहे फॉरेस्ट की लैंड हो, चाहे गवर्नमेंट की लैंड हो, चाहे लवनी हो, वो ज़मीन पे कितने साल से खाबिज हैं, कितने साल से काश्त कर रहे हैं, उनको रेगुलराइज करे। उसके अंदर हमारे लोग बहुत कम खाबिज है, इसलिए उनको उतना फायदा जितना मिलना चाहिए थे उतना परसेंटेज से नहीं मिला। नंबर 2, खासतौर पर तेलंगाना के तकरीबन अजला में जो लोग ज़राअत करते थे, वो ज़राअत को छोड़ते हुए वो शहरों के तरफ नकल हरकत कर रहे हैं। तो बड़े शहरों के अंदर काम मिल जाता है, तो उसकी वजह से भी आज जो ज़राअतदार पहले जो ज़मींदार थे वो ज़मीन को धीरे धीरे छोड़ दे रहे, वो पेशा से उससे दूर हो रहे। लेकिन मैं आपके थ्रू अपील करना चाह रहा हूँ कि आज हुकूमत एग्रीकल्चर सेक्टर पर इतना पैसा दे रही है, यानी सब्सिडीज दे रही है और मार्केटिंग बेहतरीन है, और काश्त करने के बाद उसको किसान को जिस तरीके से उसको बेनिफिट होना है उससे अच्छा बेनिफिट हो रहा है। और वालमार्ट जैसे इदारे आने वाले 5 साल के अंदर एक इनकलाब आएगा एग्रीकल्चर के अंदर। तो मैं चाहता हूं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, वो दूर कर रही है हुकूमत। तो अब हमारा मौका है कि गोदाम बनाएं और माल रखने के लिए एयर कंडीशन गोडाउन्स के लिए हो। अब ये फील्ड को आगे आना चाहिए मुसलमान उसके अंदर। और मकानात की स्कीमें भी जो है नहीं मिला फायदा, ये कहा जा रहा है। अब इसके अंदर यही है कि जो हमारे
ऑर्गेनाइजेशंस है, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके ऊपर भी थोड़ी जिम्मेदारी होती है। जो बड़े लोग हैं वो बैंक तक ले जाएं, बैंक से इनको टाइप कराएं। अक्सर ये होता है कि ये लोग बोलते हैं भाई हम कहाँ बैंक को आएंगे, आज एक दिन की मजदूरी हमारी चली जाती है। तो कुछ जो हमारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है वो लोगों का भी काम बनता है कि हुकूमत जो दे रही है उसके साथ बैंक से टाई अप कराने के लिए बैंक की जो श्योरिटी होती है वो कागजात उन तक कैसे दिलाएं, उनका अकाउंट कैसा खुलाएं। इसमें कुछ कोताहियां हमारे ऑर्गेनाइजेशंस की भी है। हमको भी चाहिए कि एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बने और लोकली जो बेनिफिट कर सकते हैं तकारीर से नहीं कर सकते। अगर मैं भी भाषण देने वाला होता तो आज 4% 5% रिजर्वेशन नहीं आता था। सुप्रीम कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने 3 दफा हम हाई कोर्ट में हारे, सुप्रीम कोर्ट में 2 दफा हारे, लेकिन पीछे नहीं हटे। मुसलसिल कोर्टों के साथ उनको जो मटेरियल पूछ रहे थे वो सप्लाई करने से आज ये रौनक और दिखाई दे रही है। हम भी भाषण देते रहते तो नहीं होता था। तो आज मुसलमानों से मेरी इस्तदा है कि भाषण पे नहीं तो अमल पे तवज्जो देना है। और ये अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब इस्लाम का दावत देना है तो खुद जंगे लड़े। पहली जंग बदर, जंग ओहद, जंग खंदक, इस तरीके से कई जंगों में अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद लड़े। तो इससे साबित यह हुआ कि हमको स्ट्रगल करना है, मेहनत करना है, ना कि खाली भाषण पे इत्तेफादा करना है। काबीना में, रियासती काबीना में रद्दबदल होगा तो शायद आप भी उसमें जगह पाएंगे। देखिए जो भी चीफ मिनिस्टर होता है उनके ऊपर डिपेंड है कि किसको चीफ मिनिस्टर, किसको मिनिस्ट्री में लेना नहीं लेना। लेकिन मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है, क्योंकि मैं 89 में जब मेरी उम्र 31 साल थी मैंने डॉक्टर मर्री चन्ना रेड्डी साहब के कैबिनेट में काम किया, मैंने विजय भास्कर रेड्डी कैबिनेट में काम किया, मैंने राजशेखर रेड्डी साहब के कैबिनेट में काम किया। तो मेरे 23 साल वजारत में मैं 23 साल मेरा कंट्रीब्यूशन है। तो मेरे लिए वजारत अब कोई नई चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला तो इज़्ज़त तशा तो अल्लाह ताला जब जब देना है तो छप्पर फाड़ के देगा। और ये जो भी चीफ मिनिस्टर रहेगा वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको मिनिस्ट्री मिले। जी शबीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शबीर साहब हमें बता रहे थे कि इलाहा रियासत तेलंगाना का मसला अनकरीब हल हो जाएगा। मैं कैमरामैन सुरेश के साथ अनीसुर रहमान आपसे इजाज़त चाहता हूँ।